अपनी इस प्रश्न उत्तर की जो यात्रा है उसमें हम आगे बढ़ते हैं और चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 के साथ, जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रज्ञा नव उन्मेष शालिनी प्रतिभा मता उक्ति है, यह उक्ति किसके द्वारा दी गई? तो यह उक्ति दी गई आचार्य भट्ट तौत के द्वारा। ऐसे ही अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, ये किसने कहा कि प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा उक्ति है या काव्य लक्षण है, जो किसके द्वारा दिया गया? अभिनव गुप्त के द्वारा या आचार्य अभिनव गुप्त के द्वारा। प्रश्न नंबर 3 हमारा हमसे क्या पूछता है कि प्रश्न नंबर 3 हमारा पूछता है कि शक्ति ही कवित्व बीज रूपः संस्कार विशेषः, शक्ति ही कवित्व बीज रूपः संस्कार विशेषः, यह उक्ति है, यह उक्ति किसके द्वारा दी गई? तो यह उक्ति दी गई आचार्य मम्मट के द्वारा। आचार्य मम्मट ने यह काव्य लक्षण दिया था। ऐसे ही हमारा प्रश्न जो आगे है वह पूछता है कि सा शक्ति ही केवल काव्य हेतु है, सा शक्ति ही केवल काव्य हेतु है उक्ति या काव्य लक्षण या काव्य की जो परिभाषा, जैसे हमने आपको बताया था कि काव्य लक्षण क्या होता है, काव्य की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यह दी गई है आचार्य राजशेखर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं अपने जो हमारा दूसरा प्रश्न है उसकी ओर। वह पूछता है कि उसमें जो हमारा काव्य लक्षण है, काव्य की परिभाषा है, वह है कि उचित अनुचित विवेको व्युत्पत्ति ही, उचित अनुचित विवेको व्युत्पत्ति ही जो उक्ति है वह किसने दी? वह उक्ति दी, दोबारा देखिए, राजशेखर के द्वारा, आचार्य राजशेखर ने यह उक्ति दी। हमारा जो अगला प्रश्न है आगे इस यात्रा में वो देखते हैं वह क्या है? मानते हैं जो कला को बस कला के अर्थ ही, मानते हैं जो कला को बस कला के अर्थ ही, स्वार्थी करते कला को व्यर्थ ही, जो केवल कला को क्या मानते हैं? कला ही मानते हैं, वो क्या करते हैं? कला को व्यर्थ करते हैं। तो यह उक्ति किसने दी? तुलसीदास ने। उनके अनुसार क्या है कि कला उसमें कोई भाव नहीं है। हमारा अगला जो काव्य लक्षण है या उक्ति है वह है विशिष्ट पद रचना रीति ही, विशिष्ट पद रचना रीति ही उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति दी गई आचार्य वामन के द्वारा। एग्जाम की दृष्टि से हम आपके सामने ऐसे प्रश्न प्रस्तुत कर रहे हैं, जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप बहुत अच्छे से उनको अटेंड कर पाएंगे। ऐसे ही आगे की जो काव्य लक्षण है वह है कि तद दोषो शब्दार्थो सगुण वलंकृति पुनः क्वापी, तद दोषो शब्दार्थो सगुण वलंकृति पुनः क्वापी उक्ति है। तो यह उक्ति किसने दी? आचार्य मम्मट द्वारा दी गई उक्ति है या काव्य लक्षण है या काव्य की परिभाषा है। ऐसे ही अब देखिए अगला प्रश्न है अलंकार सत्व अलंकारा गुणा ए सदः, गुणा ए गुणः सदा किसके द्वारा कहा गया? अलंकारा सत्व अलंकारा गुणा ए गुणः सदा उक्ति है या परिभाषा है, काव्य लक्षण है, किसके द्वारा दिया गया? जो आचार्य क्षेमेंद्र के द्वारा दिया गया। अब देखिए आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं एक जो हमारे पाश्चात्य विद्वान उनके द्वारा दिए गए जो पाश्चात्य शास्त्र साहित्य शास्त्र से जुड़े प्रश्न हैं, जैसे कि आदिम आवेगों की सत्ता को किसने स्वीकार किया है? तो आदिम आवेगों की सत्ता को जो स्वीकार करने वाले हैं वो कौन है? रिचर्ड्स है, जो किससे जुड़े हैं? पाश्चात्य काव्य शास्त्र से जुड़े हैं। ऐसे ही देखिए मार्क्सवाद जो हमारा वैचारिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ प्रश्न है, हिंदी साहित्य में जो हमारी वैचारिक पृष्ठभूमि है उससे जुड़ा हुआ ये प्रश्न है कि मार्क्सवाद के प्रतिपादक कौन है? तो मार्क्सवाद किसने दिया? कार्ल मार्क्स में, जिसमें किसके बारे में बात किया गया? शोषक और शोषित वर्ग के बारे में बात की गई है। कार्ल मार्क्स इसके प्रतिपादक है और उसका सिद्धांत क्या है? मार्क्सवाद। ऐसे ही साहित्य हमारी दूषित मनोवृत्ति का रेचन कर देता है। अब देखिए रेचन किससे जुड़ा, विरेचन किससे जुड़ा है? हमने आपको पहले बताया था अरस्तु से। तो रेचन यहाँ पे आ गया है, तो आप सीधे सीधे एग्जाम में अगर आता है तो आप समझ जाएंगे कि साहित्य हमारी दूषित मनोवृत्ति का रेचन कर देता है। किसने कहा? अरस्तु ने कहा। किसकी उक्ति है? अरस्तु की उक्ति है। क्रोचे ने, देखिए अभिव्यंजना सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो क्रोचे के द्वारा दिया गया। तो क्रोचे ने अभिव्यंजना को क्या नाम दिया? क्रोचे ने अभिव्यंजना को जो अन्य नाम दिया वह क्या है? उसका उत्तर क्या है? स्वयं प्रकाश ज्ञान। क्या नाम दिया अभिव्यंजना को क्रोचे ने? स्वयं प्रकाश ज्ञान उन्होंने इसे नाम दिया। इन सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसे देखिए अब आगे विरेचन मूलतः किस शास्त्र से संबंधित है? किससे संबंधित है?
तो चिकित्सा शास्त्र से जुड़ा हुआ शब्द है ये। और ये किसने दिया है? विरेचन का जो सिद्धांत है अरस्तु द्वारा दिया गया। जब इस सिद्धांत को आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा ये किससे जुड़ा हुआ है, ये शब्द किससे जुड़ा हुआ है? चिकित्सा शास्त्र से जुड़ा हुआ ये शब्द है। ऐसे ही देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वह हमसे क्या पूछता है? वह पूछता है कि वस्तुनिष्ठ सहसंबंध का उल्लेख किया है। जो वस्तुनिष्ठ सहसंबंध है उसका उल्लेख किस आचार्य द्वारा, किस विद्वान द्वारा किया गया है? तो वह है, उसका उत्तर क्या है? अरस्तु द्वारा दिया गया है। किसने कहा वस्तुनिष्ठ सहसंबंध का? तो अनुकरण का अर्थ, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि अनुकरण का अर्थ सर्जना का अभाव नहीं अपितु पुनर्सर्जना है। यह विचार किसका है? तो अनुकरण का अर्थ सर्जना का अभाव नहीं अपितु पुनर्सर्जना है, यह विचार किसका है? तो उत्तर आएगा इसका प्रोफेसर मरे। देखिए इन सब जितने भी आपके सामने प्रस्तुत हैं इन सबको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसे ही हृदय और बुद्धि बहिर्जगत और अंतर जगत का समन्वय करती है। ये किस सिद्धांत में कहा गया? कौन सा सिद्धांत? इस उक्ति को देखिए, अब तक तो आचार्य के नाम आ रहे थे कि कौन कौन से आचार्य विद्वान है। अब देखिए अभी सिद्धांत आया है कि किस सिद्धांत में ये कहा गया है कि हृदय और बुद्धि अंतर जगत और बहिर्जगत का समन्वय करते हैं। तो कौन सा सिद्धांत है? कल्पना सिद्धांत। ये भी याद रखिएगा, सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं आचार्यों के साथ, विद्वानों के साथ। ऐसे ही देखिए शब्दों के अर्थबोध एवं बिंब ग्रहण से हमें काव्यार्थ का बोध होता है। शब्दों के अर्थबोध और बिंब ग्रहण से हमें किसका बोध होता है? काव्यार्थ का बोध होता है। यह विचार किसका है? तो यह विचार है, उत्तर है इसका रिचर्ड्स। किसके द्वारा दिया गया? रिचर्ड्स के द्वारा। ऐसे ही देखिए अगला प्रश्न, गद्य पद्य की भाषा में एक रूपता नहीं होती, यह कथन किसका है? तो यह कथन है कोलेरिज का। इससे जुड़ा एक और प्रश्न हम यहाँ पे बनाते हैं कि गद्य पद्य की भाषा में एक रूपता होती है, ये किसका था? वर्ड्सवर्थ का। और नहीं होती एक रूपता, ये किसका है? कोलेरिज का। इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज जो होती है उस बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे देखिए राजशेखर ने प्रतिभा के भेद माने हैं। अब देखिए राजशेखर से जुड़ा आपका तीसरा यहाँ पे प्रश्न आ रहा है कि राजशेखर ने जो प्रतिभा है कि कितने भेद माने हैं? 2, सहजा और उत्पाद्या। तो सहजा क्या होती है? जो जन्मजात बच्चे के अंदर प्रतिभा होती है वो सहजा होती है प्रतिभा, और जो उत्पाद्य होते हैं जो जन्म के बाद बच्चे के अंदर आते हैं उसको क्या कहते हैं? उत्पाद्य प्रतिभा। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे किससे जुड़ा है? काव्य हेतु से। तो काव्य हेतु का अर्थ क्या है? हमने हम लोग को पहले वीडियोस में ये बताया था कि काव्य हेतु का अर्थ क्या है, फिर भी हम दोबारा आपको यहाँ पे आपकी सहूलियत के लिए बताने जा रहे हैं। तो काव्य हेतु का अर्थ क्या होता है? काव्य करने का कारण। काव्य को करने का कारण, किस कारण से जो कवि है वह काव्य लिख रहा है, उसका अर्थ क्या होता है? काव्य को करने का कारण। अब देखिए काव्य लक्षण का अर्थ क्या है? तो पहले हमने आपको बताया था पहले जब कक्षा ली थी, फिर बता रहे हैं। काव्य लक्षण का अर्थ है काव्य की परिभाषा। ये ऑप्शंस में आ जाता है और इसमें पूछ लिया जाता है कि काव्य परिभाषा को कहते हैं काव्य लक्षण है। काव्य लक्षण का अर्थ क्या है? जैसा हमने आपके सामने क्वेश्चन बना के प्रस्तुत किया है, तो क्या है? काव्य की परिभाषा। अगला प्रश्न हमारा देखिए पाश्चात्य काव्य शास्त्र से जुड़ा है, जिसमें है कि कथार्सिस शब्द संबंधित है। जो कथार्सिस जो शब्द है वह किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है विरेचन से। विरेचन सिद्धांत किसने दिया? अरस्तु ने। और ये शब्द किससे जुड़ा हुआ है? चिकित्सा शास्त्र से। देखिए 4 प्रश्न हमने आपके सामने इसमें अभी इस प्रश्न से जोड़ के प्रस्तुत कर दिए हैं आपके सामने। देखिए पढ़ने का तरीका भी वही होता है। अब देखिए मनोविश्लेषणवाद। सबसे पहले आप यहाँ पे मनोविश्लेषणवाद को सुन के आपके मन में कौन आना चाहिए? सिगमंड फ्राइड। इसके प्रवर्तक कौन है? सिगमंड फ्राइड। और इससे जुड़े जो अन्य विद्वान है वह कौन कौन से हमने आपको बताया है? युंग और फ्रेडरिक एडलर। हमने आपको 2 पहले बताए थे, फिर से आपकी एक पुनरावृत्ति के लिए हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। ऐसे ही देखिए अब आगे यहाँ पे संप्रदाय, कौन सा? रस संप्रदाय के प्रवर्तक है भरत मुनि। ऐसे ही भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित जो वो है क्या कहते हैं, जो रचना है कौन सी लिखी था उनके द्वारा? नाट्यशास्त्र। और इन्होंने क्या दिया? रस सूत्र हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो इन सब प्रश्नों की प्रैक्टिस करते रहिए।